हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीटेट में देखेंगे ईवीएस। ईवीएस में क्या है कि जो ऑनलाइन पेपर में क्वेश्चन हुआ था तो सारे हम लोग ऑनलाइन पेपर का जो क्वेश्चन है उसको इस तरह से डिस्कशन करेंगे। तो आज है आपका 20/12/2021 का क्वेश्चन है और पहला क्वेश्चन इस तरह है कि ठोस अवशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की निम्नलिखित विधियों में से किस विधि से वायु में प्रदूषण फैलता है। ठोस अपशिष्ट पदार्थ है उसको जब निस्तारण किया जाता है तो उसका कई एक विधि है। तो कह रहा है कि इस 4 विधि में से कौन सा विधि है जो वायु में प्रदूषण फैलता है। कह रहा भूमि की भराई। भूमि की भराई में ये वायु का प्रदूषण नहीं होता है। कंपोस्ट एक तरह का खाद बनाना होता है। तो क्या है, पत्ती और सब्जियों में के टुकड़े को विघटित किया जाता है तो इसमें खाद में ये बदल जाते हैं। कृमियों से खाद बनाना, ये भी सिंपल खाद बनाने के बराबर ही है, लेकिन इसमें क्या है कि कृमियों से जमीन को उपजाऊ करने के लिए उसका प्रोसेस कराया जाता है। तो ये ऊपर का तीनों ऑप्शन से आपका वायु प्रदूषण नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी है जो भस्म कराना या भस्मीकरण कहते हैं, ये क्या है कि ठोस अवशिष्ट को भट्टी में तब तक जलाया जाता है जब तक कि अपशिष्ट राख में परिवर्तित ना हो जाए। तो इस तरह का इतना प्रोसेस होने के लिए वायु में प्रदूषण फैलेगा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं 62। वह स्थान जो दीर्घ काल से बाढ़ से प्रभावित होता है। एक जगह है कोई जो बहुत सालों से वहाँ पे बाढ़ से लोग प्रभावित होता है, तो स्थानीय लोगों में डैश का कारण होगा। तो क्या होगा, पुनर्वास, स्थानांतरण, देश प्रत्यावर्तन या पुनर्स्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्थानांतरण। तो स्थानांतरण या विस्थापन भी ऑप्शन होगा तो चलेगा। इसमें क्या है कि लोगों को अपना घर या गृह क्षेत्र से दूर कहीं और जाके बसना होता है, अपना मन चाहे या अनैच्छिक तरीके से, ज़बरदस्ती तरीके से। आमतौर पर इस तरह का जो है मजबूरी प्रकृति की वजह से ही होता है। पुनर्वास क्या है कि किसी अन्य स्थान पर जाके बस जाना, कोई अपना ऐच्छिक से भी या फिर अनैच्छिक से भी। लेकिन अगर ज़बरदस्ती है या अनैच्छिक तरीके से जाना होता है तो यह स्थानांतरण होता है। देश प्रत्यावर्तन क्या है कि अगर कहीं युद्धबंदी हुआ है तो उससे लोग अपने देश को लौटा देना, तो उस तरह के सिचुएशन में प्रत्यावर्तन वर्ड यूज होता है। पुनः स्थापन मतलब कहीं और जाके फिर से बस जाना। तो ऑप्शन नंबर इसका हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, टैपिओका का दूसरा नाम क्या है। देखिए, टैपिओका का दूसरा नाम कप्पा भी है। क्या है, कप्पा है। कप्पा क्या है, कप्पा अब जानते हैं थोड़ा कप्पा के बारे। या इसका दूसरा नाम कसावा भी कहा जाता है। कप्पा का दूसरा नाम कसावा भी कहा जाता है। ठीक है, कसावा को मलयालम में कप्पा कहा जाता है। कसावा को या टैपिओका को मलयालम में कप्पा कहा जाता है या मारोचीनी कहा जाता है। ये स्परेज वर्ग का जो है एक कंदयुक्त खाद्य पौधा है। क्या, कौन, कप्पा कंदयुक्त खाद्य पौधा है। ये पूरे जो है उष्ण कटिबंध में ही इसका खेती किया जाता है। केरल का एक प्रमुख फसल है ये टैपियोका। ठीक है, इसका जो कंदयुक्त जड़ है उसका उपयोग सब्जी बनाने में किया जाता है और कसावा के आटे या फिर मादक पेय बनाने में भी किया जाता है। तो ये हम लोग जानेंगे इतना ही। टैपियोका का दूसरा नाम कप्पा है और ये केरल का प्रमुख फसल है, ये इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट है, हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है। तो इसमें ज़्यादा कुछ हमको समझना नहीं है। इसमें है आपका लिंग हू फेन, ये हांगकांग का लोकप्रिय भोजन है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे आगे चल के कि अपने देश में जो अलग अलग राज्य है वहाँ के प्रमुख भोजन या फिर लोकप्रिय भोजन क्या है। जैसे आपका कश्मीर में लोकप्रिय भोजन है आपकी सरसों के तेल में फ्राई किया हुआ मछली। या फिर गोवा में जानेंगे तो अगर हम उस टाइम देखेंगे कि सर नारियल का तेल में फ्राई किया हुआ मछली। तो हम लोग अपने देश का जो राज्य की बात होगी तो हम लोग देखेंगे कि किस राज्य का कौन सा लोकप्रिय भोजन है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं आगे। किस प्रकार के पक्षी की चोंच मीट को काटने और खाने में काम आती है। तो अब देखिए, चोंच का अलग अलग टाइप से क्या है, तिकोने आकार की चोंच, सीधी और पतली चोंच, हुक जैसी चोंच, लंबी पतली सुई जैसी चोंच।
तो अब कह रहा है मांस को काटने और खाने में काम आता है। तो ये हो गया आपका हुक जैसी चोंच, जो है मांस को काटने और फाड़ने में मदद करता है। ये जो है इस तरह का चोंच शिकारी पक्षियों में होती है, जैसे बाज में हुक जैसी चोंच होती है। और थोड़ा हम जान लें तिकोना आकार की चोंच क्या है। ये एक छोटी और मजबूत चोंच होती है। अंत में जो है ना ये शंक्वाकार आकार की होती है। क्या है? शंक्वाकार की होती है। ठीक है। और ये चोंच गोरैया में पाई जाती है। अब और है सीधी और पतली चोंच। ये कीड़ों को खाने में मदद करती है। जैसे लकड़ी में कोई कीड़ा होता है, उसको खोजते हैं या खाते हैं। जैसे कठफोड़वा के पास ऐसी चोंच होती है। कठफोड़वा के पास सीधी और पतली चोंच होती है। अब एक है लंबी सुई, पतली सुई जैसी चोंच। ये क्या है? अमृत प्रवरण में ऐसी चोंच होती है। जैसे मरमर पक्षी का पतली लंबी चोंच होती है। तो हम लोग को जानना था कि मीट को काटने और खाने में कैसी चोंच, तो हुक जैसी चोंच। और हुक जैसी चोंच किस में पाया जाता है? बाज में। एक अध्यापिका को कक्षा 4 के बच्चों को शीघ्रता से बनने वाले नाश्ते के संबंध में कक्षा में पढ़ाना है। ठीक है। शीघ्रता में कौन सा व्यंजन तैयार हो जाएगा? कह रहा है कि कक्षा 4 के स्टूडेंट को कुछ समझ लीजिए नाश्ता या फिर खाने का चीज़ बनाने के संबंध में पढ़ा रहा है। और उसमें कह रहा है कि प्रयोगशाला में अगर इसको बनाना हो तो कौन सा जल्दी बन जाएगा। तो कह रहा है अंडे का सैंडविच, कस्टर्ड, डोसा और भेलपूरी। तो इसमें भेलपूरी सबसे कम टाइम में बनने वाला व्यंजन है। इस पे ज़्यादा कुछ डिस्कशन के बात है नहीं। नेक्स्ट है पट्टचित्र की कला। पट्टचित्र की कला क्या है? कौन सा राज्य की है? तो पट्टचित्र की कला ये है आपका उड़ीसा का है। तो इस पे हम लोग और भी अलग अलग राज्य का जो अलग अलग कला है उसको हम लोग एक लिस्ट में देखेंगे, याद करेंगे। जैसे यूपी में और भी है, सांझी है, लघु कला है। ये आपका यूपी का लोक कला के रूप में है। तो पट्टचित्र क्या है? पट्टचित्र आपका उड़ीसा का है। अब है आपका 68 क्वेश्चन। कह रहा है महामारी के दौर में चिकित्सकों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन करने का परामर्श दिया। उस समूह को चुनिए जो विटामिन सी प्रचुर मात्रा में है। देखिए हर एक ऑप्शन में आपको एक दो ऐसा है जो आपको विटामिन सी सब में है, लेकिन कौन सा समूह में तीनों चीज़ है जो विटामिन सी पाया जाता है। तो इसके लिए हम लोग पहले इतना जानना जरूरी है विटामिन सी किस में पाया जाता है। ब्रोकली में पाया जाता है, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फल में पाया जाता है, स्ट्रॉबेरी में पाया जाता है, कीवी में पाया जाता है और शिमला मिर्च में भी पाया जाता है। तो ये आप लिख लीजिए अगर हम जो भी पॉइंट बता रहे हैं, ताकि उसको आपको नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन आएगा तो आपको गलती नहीं होगा। इसलिए अगर लिख लीजिएगा तो वो हमेशा के लिए आपका तैयार होता जाएगा। और नहीं तो फिर 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको याद होना ही है। तो विटामिन सी किस में है? ब्रोकली में, संतरे और नींबू जैसे खट्टे फल में, स्ट्रॉबेरी में, कीवी में, शिमला मिर्च में। तो इस तरह का मेरा समूह कहाँ दिख रहा है? हम सोयाबीन की बात नहीं किए थे, दूध की बात नहीं किए थे। तो है आपका ऑप्शन नंबर 4 में देखिए कि ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी और नींबू, ये आपका तीनों में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। किस राज्य में झूम खेती की प्रथा सामान्य है? झूम खेती क्या है पता है? कि जो आपका जंगलों को काट कर उसमें खेती की जाती है, उसे झूम खेती कहते हैं। तो आपका ये भारत का जो उत्तर पूर्व राज्य है उसमें आपका झूम खेती उस सब में किया जाता है, जैसे मिजोरम में, ठीक है, मेघालय में। तो यहाँ पर ऑप्शन से हम लोग देखेंगे, ऑप्शन में क्या है आपका? मिजोरम है। तो मिजोरम आपका आंसर हो जाएगा। अब है क्या कि भारत में स्थानांतरित कृषि और भी है। जैसे दीपा एक कृषि है, दीपा एक खेती है जो मध्य प्रदेश में है। कमान एक खेती है, कृषि है जो उड़ीसा में है। आप लोग लिखते चलिए, हो सकता है इस बार झूम खेती के पूछा है, नेक्स्ट बार हो सकता है कमान के बारे में पूछ दे। तो कमान उड़ीसा में है।
और वेवर या दहियारी ये आपका मध्य प्रदेश में की जाती है। दक्षिण भारत में मनाए जाने वाले फसल काटने वाले पर्व क्या है? फसल काटने वाले पर्व दक्षिण भारत का पूछा है। तो अब हम लोग ऑप्शन देखेंगे, पहला क्या है ये भी जानना जरूरी है कि ओनम, अब ऑप्शन देखेंगे पोंगल, उगादि, बिहू और लोहरी। तो पहली बात है कि लोहरी जो है आपका पंजाब में है, ये जनवरी में मनाया जाता है। तो दक्षिण भारत पूछा है तो पंजाब हो नहीं सकता। ऑप्शन नंबर 1 खत्म, ऑप्शन नंबर 2 भी खत्म। लोहरी पंजाब में है तो ऑप्शन 1 और 2 खत्म। अब ऑप्शन नंबर 3 में चलते हैं, ओनम, पोंगल, उगादि और विशु। ठीक है, तो विशु केरल में है, जो बसंत का त्यौहार है वहाँ पे मनाया जाता है, बसंत का त्यौहार पर। अच्छा, अब क्या है कि ओनम केरल में मनाया जाता है, मानसून के मौसम का अंत का जश्न मनाया जाता है और फसल का स्वागत भी किया जाता है, ये ओनम पर्व है। अब है आपका पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, फसल में जो सूर्य और प्रकृति का योगदान होता है तो उसका धन्यवाद करने के लिए पोंगल मनाया जाता है। उगादि है कर्नाटक में। ठीक है, तो ओनम केरल में, पोंगल तमिलनाडु में, उगादि है कर्नाटक में बसंत की शुरुआत का जश्न मनाने में। ठीक है, और विशु है केरल में। तो ऑप्शन नंबर 3 में देखिएगा तो चारों ऑप्शन जो है आपका दक्षिण भारत का है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, 3 वाला। वर्ली जनजाति के लिए सुप्रसिद्ध है, जो कि बनती है घास और पत्थरों से, बांस और पत्थरों से, गाय के गोबर और मिट्टी और पत्थरों से। ध्यान रखिएगा, वर्ली जनजाति जो है भारत के पश्चिमी भारत में पाया जाता है, जो महाराष्ट्र और गुजरात के सीमा क्षेत्रों में पाया जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं कि रंग द्रव्य के लिए क्या करते हैं कि गाय के गोबर और मिट्टी से या फिर लाल ईंटों या सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करता है, मतलब कलरफुल डिजाइन करते हैं अपना घर के बाहर ये लोग। इसीलिए आपका वर्ली जनजाति का अगर पूछे तो गाय के गोबर, मिट्टी से, या फिर इसको हटा के ऑप्शन ये भी दे सकता है आपसे, लाल ईंटों से सफ़ेद आटे के पेस्ट का उपयोग करता है वो लोग कलरफुल बनाने के लिए। तो ऑप्शन हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, भारत के किन राज्यों के समूह से कर्क रेखा गुजरती है? तो आप देख लीजिए, यूपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इसका एक ट्रिक है, कहता है मित्र पर गमछा झाड़। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान। ठीक है, मित्र पर गमछा, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये अपना स्टेट है और इससे होकर गुजरता है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़, गुजरात और झारखंड, ये तीनों स्टेट है ऑप्शन नंबर 2 में। तो ये आपका सही आंसर हो गया। उत्तर प्रदेश है नहीं, इसलिए एलिमिनेट कर सकते हैं। उड़ीसा है नहीं, ठीक है, इसीलिए बाकी ऑप्शन को आप छांट सकते हैं। अजय भोपाल में है, ठीक है, और गैंगटॉक और पुडुचेरी के सम्मेलन में उपस्थित होना है। जहाँ पर अजय है वहाँ से गैंगटॉक और पुडुचेरी की स्थिति क्या है? तो आप जान रहे हैं कि ये भारत कुछ इस तरह का है, ठीक है, और ये आपका और भी ऊपर जाता। चलिए मान लीजिए अजय भोपाल में है यहाँ पे, और पुडुचेरी सबसे नीचे में इस तरह के जगह, इस जगह पे है, और भी नीचे है थोड़ा सा, और है आपको कहाँ जाना है, उसको सिक्किम जाना है, गैंगटॉक यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशन करें तो एक हो गया क्या, उत्तर पूर्व हो गया सिक्किम, ठीक है, ये हो गया आपका कलर अगर हम चेंज करें, चलिए ये हो गया उत्तर, ये हो गया पूर्व, तो ये उत्तर पूर्व हो गया आपका सिक्किम, ठीक है। अब है क्या दक्षिण, नीचे आ जाइए, और पूर्व इधर आ जाइए, दक्षिण पूर्व हो गया आपका क्या, पुडुचेरी। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। उत्तर पूर्व में सिक्किम गैंगटॉक है और दक्षिण पूर्व में उसका पुडुचेरी है।
नेक्स्ट हम लोग चलते हैं निम्नलिखित तो कौन सा सबसे छोटा प्रवासी पक्षी है जो उत्तर ध्रुवीय क्षेत्र से भारत आता है। ऑप्शन है सीख पर बत्तख, छोटी मत्स्यकुर्री, हंसावर या छोटी जलरंक। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका छोटी जलरंक। थोड़ा इसके बारे में हम लोग जान लें, क्या है ये 15 ग्राम वजन मात्र है इसका, छोटी जलरंक का। और ये आर्कटिक, कहाँ से, आर्कटिक क्षेत्र से भारत आता है। ठीक है, और लगभग ये 8000 किलोमीटर का यात्रा तय करके आता है भारत। सर्दियों के मौसम में हमारे देश में कई एक पक्षी जो है प्रवास करते हैं, मतलब अपने हमारे भारत देश आते हैं सर्दियों के टाइम में। जैसे में इसमें क्या है, सीख पर बत्तख भी है, ठीक है, करल्यूज भी है, और फिर हंसावर भी है। तो ये ऑप्शन में है, हंसावर भी है, सीख पर बत्तख भी है, लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि सबसे छोटी, क्या पूछा है, सबसे छोटा प्रवासी पक्षी, इसीलिए आपका छोटी जलरंक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, रोनी ने इटली से भारत की यात्रा की योजना बनाई। इटली से भारत बहुत दूरी है, इसमें मित्रों ने वहाँ से इटालियन चीज़ें पनीर लाने को कहा। ठीक है, भारत के जो मित्र हैं उनका कहा कि इटली से आइएगा तो इटली का जो पनीर है इटालियन चीज़ वो लेते आने के लिए कहा। कौन से तकनीक से वो ला सके भारत, ताकि वो सुरक्षित भी रखे और सुरक्षित लाकर वो अपने दोस्तों को दे सके जो खा सके। तो पहला ऑप्शन दे रहा है डिब्बा बंद। डिब्बा बंद में आइएगा तो ऑक्सीजन के बिना ये खराब हो जाएगा, निर्जलीकरण में भी खराब हो जाएगा, लवण से आपका पनीर जो है खराब हो सकता है। एक ऑप्शन है ऑप्शन डी निर्वात पैकिंग। निर्वात पैकिंग जिसमें हवा की मात्रा ना हो, निर्वात पैकिंग में खराब नहीं होगा, तो इटली से भारत तक ला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑनलाइन कक्षाओं में की अवधि में एक ईवीएस दृष्टिबाधित विद्यार्थी को कैसे शिक्षण देंगे। कह रहा है कि आपको इन्वायरमेंट पढ़ाना है, बच्चा दृष्टिबाधित है, मतलब देखने में उसे प्रॉब्लम है, तो आप उसे कौन सा मेथड से आप उसे बढ़िया से पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि पहला है आवाज़ में संदेश साझा करके। तो जब वो देख नहीं सकता है तो आवाज़ की हेल्प तो आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, ये तो सही है। दूसरा कह रहा है ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। हाँ, मतलब मौखिक व्याख्या करेंगे, उसका अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो उसे कुछ समझ में आएगा भी, सुनाई देगा। तो फिर है कह रहा है सहपाठी के द्वारा व्याख्या, तो अपने सहपाठी भी उसे हेल्प करेगा तो भी उसे समझ में आएगा, या फिर उसे शिक्षण मतलब व्यवस्था उसके लिए सही माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है ठोस अनुभवों का उपयोग करना। ठोस अनुभवों का उपयोग करना ये उतना भी उपयुक्त नहीं है कि एक दृष्टिबाधित बच्चा सीखे, इसीलिए ऑप्शन ए बी सी सही है। तो ऑप्शन ए बी सी सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, कह रहा है श्रवण बाधित बच्चों की, अब वो था दृष्टिबाधित, अब कह रहा है श्रवण बाधित, जो सुनने में प्रॉब्लम है, जो सुन नहीं सकता है, कि शैक्षणिक आवश्यकता को प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में, अब ऑनलाइन क्लास चल रहा है जैसे कोरोना काल में चला था, ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरित करना चाहिए, लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, तो उस सुनने में दिक्कत है, तो उस बच्चे को हम लोग कैसे पढ़ाएंगे, कोई शिक्षक। पहला देखिए, कह रहा है ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लास में जो है एक विशेष शिक्षक की सहायता लिया जा सकता है, तो उसे पढ़ाने में हेल्पफुल होगा और बच्चे अपना अर्जन मतलब क्या होगा, शिक्षण उससे मतलब ये हो सकता है, यूज उपयोगी हो सकता है। कह रहा केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके। ठीक है, तो उसके लिए अगर वो ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करें, केवल उसके लिए ये उतना भी उपयुक्त नहीं है। अब कह रहा है उपशीर्षक और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना। तो उसमें क्या है कि सुनने में प्रॉब्लम है, देखने में नहीं, इसलिए पीपीटी वगैरह का अगर हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उसे
समझ में ज़्यादा आएगा। अधिक दृश्यों का उपयोग करके, फिगर वगैरह का, डायग्राम वगैरह का ज़्यादा यूज करके, केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। अगर इस पे हम लोग देखें तो ऑप्शन नंबर ये भी सही कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि, ठीक है, को जानने के लिए उपयोग करेंगे। एक सेवा पूर्व शिक्षक है, ठीक है, वो अपना नैतिक मूल्य, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए किस तरह का आकलन, वो अपने ये आकलन करना है तो वो किस तरह का उपयोग करेंगे। तो रचनात्मक आकलन उपकरणों का नहीं, योगात्मक आकलन ये भी नहीं, स्व आकलन, वो उसे खुद अपना सेल्फ, ठीक है, सेल्फ असेसमेंट करना पड़ेगा, तब उसे वो हर चीज़ का जानकारी जानने का उपयोग कर सकते हैं। एक ईवीएस में अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए क्रियात्मक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया, कि सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप होगा। एक ईवीएस का शिक्षक है, बच्चों को अंकुरित विधि समझाना था। तो अंकुरित विधि मतलब क्या है कि कुछ भी चीज़ अगर वो जन्म से लेकर होता हुआ दिखे, तो पहला कह रहा है चित्र के चार्ट तैयार करना, तो ये भी एग्जैक्ट नहीं है। बीजों को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये सबसे परफेक्ट है। क्या है, सबसे उपयुक्त पूछा है कौन सा क्रियाकलाप, तो मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, ये क्रियाकलाप सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि ईवीएस की एक अध्यापिका ने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न अनाज को कटोरे में रखने के लिए कहा। बच्चे को कहा, कक्षा 3 का बच्चा है, कि एक कटोरे में अनाज को रखिए खुले छत पर। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा। उनमें से उस भोजन को खाने के लिए आने वाले पक्षियों का ब्यौरा देंगे। एक शीट में उसे कह रहा है कि आप डाटा लिखिए कि कब पक्षी आया, खाया, किस कलर का आया, कौन आया। इस तरह का वो आंकड़ा मतलब रिकॉर्ड उसका रखने के लिए कहा। तो इस क्रियाकलाप का उद्देश्य क्या है। पहला है कि छात्रों को घर में व्यस्त रखना, ऐसा कोई ये नहीं है व्यस्त रखने के लिए ही क्रियाकलाप कराया जाए, वो मतलब ये उपयुक्त नहीं है। कह रहा है कि छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो लुप्त होने की कगार पर है। तो अब बच्चा अन्न रखेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि कौन लुप्त हो रहा है, या कौन हो चुका है, या कौन बचा हुआ है, जो उसका रिकॉर्ड वो कैसे निकालेगा। कह रहे पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। अब पक्षी कैसे आ रहा है, कौन कौन जाति प्रजाति की आ रहा है, कैसे वो खा रहा है, उसका ऑब्जर्वेशन स्किल को डेवलप करने के लिए इस तरह का टीचर ने होमवर्क दिया या क्रियाकलाप करने को कहा। तो ऑप्शन सी सही है। अच्छा, 4 में क्या है, जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति, उनके मन में बैठना। मन में बैठाने के लिए आपको अन्न खिलाने की कोई ये नहीं है, आप उसका और भी बहुत सारे रास्ता है। एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम है और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वो कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है। तो कह रहा है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, पहला ऑप्शन है। दूसरा, विभिन्न संस्कृतियों में एकता, अलग अलग संस्कृतियों में एकता कह रहा है। तीसरा कि उत्सवों में कोई संस्कृति या प्रादेशिक अवरोध नहीं है। हाँ, कोई फेस्टिवल होता है या संस्कृति में तो कोई अवरोध नहीं होता है, सही बात है। उत्सव हमें शांति और आनंद देते हैं, एकदम सही है। तो पूछा क्या है क्वेश्चन में, एक बार हम लोग फिर से देख लेते हैं। उत्सवों के मूल्य तो है, उत्सव आम है, पूरे देश में मनाए जाते हैं। कौन सी संकल्पना का कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका आपका आंसर हो गया ए। क्या है कि हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 82। एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीक का शिक्षण दे रही है। भोजन संरक्षण की तकनीक मतलब भोजन को कैसे सुरक्षित रखा जाए,
उसमें उत्तम कौन सा उपयुक्त युक्ति है। अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूपों का चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना। चार्ट बनाने से भोजन संरक्षण से कैसे पता चलते है, तकनीक का पता नहीं चलेगा। भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, ये भी नहीं है। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुत करना या छोटे छोटे वीडियो का क्लिप दिखाना। ठीक है, ये भी सही तकनीक नहीं है कि बच्चा सीख जाए कि भोजन संरक्षण कैसे किया जाए। ऑप्शन 4 देखते हैं, अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना। ये परफेक्ट है कि बच्चे को क्षेत्रीय भ्रमण कराया गया, ठीक है, और बच्चे देखा सब घर में कि खाने को कैसे घर में यूज जो हो रहा है कैसे उसको संरक्षित किया जाता है। ये आपका परफेक्ट है। नेक्स्ट है ईपीएस की शिक्षिका एनसीईआरटी का पार्ट 2 फुलवारी पढ़ा रही है। ठीक है, शिक्षण के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। शिक्षण के लिए, पढ़ाने के लिए कह रहा भारत का मानचित्र, मधुबनी, चित्रकला, विभिन्न स्थानीय फूल और कार्यपत्रक, ये सभी जो है पढ़ाने के लिए काम आ सकता है एनसीईआरटी के पाठ फुलवारी को पढ़ाने के लिए। ठीक है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब है हम लोग का 84, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है। कह रहा है कि अनाधिकार शिकार मतलब है कि अगर किसी अन्य के खेत में कोई जानवर है और उसको अपने मतलब मार दिया तो ये हो गया आपका अनाधिकार शिकार। ठीक है, आपको शिकार करने का अधिकार नहीं है। तो कह रहा है कि कक्षा 4 का बच्चा है, अब टीचर उसको उसके प्रति संवेदनशील कैसे करे कि ये आपका अधिकार क्षेत्र से बाहर है। तो कौन सा मेथड है जो सबसे ज़्यादा प्रभावकारी है। वाद विवाद करवाना, वाद विवाद से पता तो चलेगा लेकिन उसके लिए क्या दंड है, उसका क्या आपका परिणाम है, उसका क्या ये है, वो चीज़ तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन कह रहा है समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। ये परफेक्ट है, समाचार पत्र में उसे घटना दुर्घटना वो देख सकता है। ठीक है, उसे पता चलेगा कि किसका क्या पनिशमेंट किसको हुआ था। पोस्टर प्रस्तुति, पोस्टर लगा के आप संवेदनशील नहीं बना सकते बच्चे को, या नारे लगा कर भी नहीं हो सकता है। अब है व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावी तरीका क्या है। तो आपका कह रहा है कि व्यवसाय कर रहे हैं, रूढ़िवादी छवि नहीं होना चाहिए कि इसके प्रति इस तरह का व्यवहार, मेल के प्रति ऐसा, फीमेल के प्रति ऐसा, बच्चा के प्रति ऐसा, बड़ों के प्रति ऐसा, ये रूढ़िवादी छवि नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि संवेदनशील का प्रभावशाली तरीका, पहला सामाजिक मीडिया, इससे तो नहीं होगा। अब है नुक्कड़ नाटक, ये हो सकता है। समाचार पत्र से संवेदनशील आप नहीं कर सकते, रेडियो से भी नहीं कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो गया 2, नुक्कड़ नाटक से विद्यार्थियों को संवेदनशील, ठीक है, बना सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 86, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्यचर्या आधारित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पर्यावरण के बारे में, ठीक है, अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। ये सेंटेंस हमेशा के लिए याद कर लीजिए, आपका ये कहीं गलती नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, पर्यावरण के बारे में अधिगम, पर्यावरण के माध्यम से अधिगम, पर्यावरण के लिए अधिगम। नेक्स्ट है क्वेश्चन 87, कर अध्यापकों ने अपने छात्रों को विद्यालय के बगीचे में गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। एक शिक्षक है, बच्चों को कहा गुलाब के फूल खोजो, गुलाब के पौधे ढूंढो। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं खिले हैं और उन्हें निर्देश दिया गया कि पौधों को प्रतिदिन देखेंगे कि कितने दिन में उनसे बाहर आता है, कितने दिन में फूल खिलता है। बच्चे को ये कहा गया, डेली देखिए बच्चे। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या विकास कराना चाहते हैं।
तो प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। ये क्या है कि आंकड़े को अगर दर्ज करने का स्किल डेवलप होगा तो वो उससे सीख सकता है। छात्रों में जिज्ञासुता, वो डेली जाएगा तो डेली वो देखने का या सीखने का वो जिज्ञासुता बढ़ेगा। ए और बी तो सही लग रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य में अजूबे देखना, ये सही नहीं है। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये सही उचित नहीं है। तो ऑप्शन ए और बी किस में है? दो में है, तो ये सही है आपका आंसर। ट्रैफिक स्थल पर चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते। हाँ, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब बत्ती बंद होती है या रेड लाइट होती है तो वहाँ पे क्या है कि गाड़ी लोग 1 मिनट 2 मिनट तक स्टार्ट ही रखते हैं, ऑफ नहीं करते हैं। तो ईवीएस की एक शिक्षिका ने क्या किया, इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वो छात्रों को क्या संप्रेषित या कम्युनिकेट करना चाहती है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है। तो वो जब आपस में कक्षा में चर्चा किया तो उन्हें मतलब इसका निष्कर्ष निकालना था, ठीक है, कि आखिर ये सही क्या गलत क्या। तो ये सही बात है कि वायु और ध्वनि प्रदूषण तो हो ही रहा है, ठीक है। अनवीकरण संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना, अगर इसको बंद कर दिया जाए तो जो अनवीकरणीय संसाधनों का जो उपयोग है समझदारी से उसका अनुपयोग नहीं होगा, प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा। सरकार अगर इस पर कड़ा कदम बना दे तो इस तरह का पॉल्यूशन और इस तरह का जो आपका संसाधन का दुरुपयोग है ये रुक सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी सब सही है, तो 4 है आपका आंसर। 89 कह रहा है, एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिससे वे अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। उस चर्चा का उद्देश्य कीजिए। कह रहा है कि जब फेस्टिवल होगा तो आपके स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है, सुसज्जित करने के लिए। तो कह रहा है छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना। ऑप्शन कहाँ चला गया? पहला ऑप्शन क्या है? छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करके अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित करना। अगर आप स्थानीय वस्तुओं का यूज़ करेंगे तो आपका कला और संस्कृति जो है आपके आसपास के वो सुरक्षित भी रहेगा। स्थानीय विक्रेताओं की सहायता करना, अगर फूल भी है या कुछ है तो अगर स्थानीय विक्रेता है तो आप उससे खरीदेंगे तो उसका भी सहायता हो जाएगा। या साझा करना कि यह वस्तुएं सस्ती होती है, तो ये सब भी साझा करना है। तो आपका चारों पॉइंट सही है, तो आपका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चारों पॉइंट क्या क्या है? रचनात्मक में वृद्धि, स्थानीय वस्तुओं का उपयोग, संस्कृति और कला सुरक्षित भी रहेगा, स्थानीय विक्रेताओं को सहायता हो जाएगा, साझा करना की वस्तुएं सस्ती भी है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थियों के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? तो कौन सा है? ये आपका हो गया दृष्टांत अभिलेख, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया सही आंसर। क्या कह रहा है कि विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा करना है, ठीक है, आंकड़े को इकट्ठा करना है, तो दृष्टांत अभिलेख आपका सबसे सही आंसर है। अब दृष्टांत अभिलेख जो है उपाख्यानात्मक अभिलेख भी इसको कहते हैं। तो आपका यहाँ के बाद ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट डे का क्वेश्चन देखेंगे इसके बाद। और यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई बात है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।